नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिराज मीणा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ से। आज का हमारा विषय है स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया, उन विशेषताओं में हमने एक जो विशेषता है वो ये देखी कि स्विट्जरलैंड में संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है और इस संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ 23 कैंटनों को या इकाइयों को मिलाकर संघ का निर्माण किया गया है। जब हम स्विट्जरलैंड के संविधान का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जिस तरह से इकाइयों को मिलाकर एक सुरक्षा की भावना से एक केंद्र का निर्माण किया गया, उसी तरह से स्विट्जरलैंड में भी कैंटनों को मिलाकर एक राज्यमंडल का निर्माण किया गया और यह राज्यमंडल वहाँ के संघ के रूप में कार्य करता है। यानी स्विट्जरलैंड के संविधान में जो इकाइयाँ हैं उन्हें कैंटन कहा जाता है और जो संघ है उसको राज्यमंडल कहा गया है। स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसके संदर्भ में ब्रुक्स महोदय ने कहा है कि स्विट्जरलैंड की एक संघीय शासन व्यवस्था है और मूल रूप से यह जर्मन साम्राज्य और अमेरिका के संघ जैसी है। यानी जो जर्मन साम्राज्य का संघ था या वर्तमान में अमेरिका के संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था है उसके जैसी ही ब्रुक्स को ये व्यवस्था लगती है। हम ये देखते हैं कि जो एक विद्वान है जुर्चर, वो ये कहते हैं कि संघवाद वह मूल वैधानिक सिद्धांत है जिस पर स्विट्जरलैंड का संविधान आधारित है या स्विट्जरलैंड का जो शासन है वो आधारित है। इस तरह से हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड एक संघात्मक शासन व्यवस्था है और इस संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम कई ऐसे लक्षण या तत्व पाते हैं जो उसे एक संघ बनाता है। इनमें पहला लक्षण यह है कि स्विट्जरलैंड में जो संविधान है वो लिखित और निर्मित संविधान है। बाकायदा ये संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया है और इसके निर्माण की और संशोधन की एक विधिवत प्रक्रिया वहाँ अपनाई जाती है। जो मूल संविधान है वो 1815 की वियना कॉन्फ्रेंस के बाद अस्तित्व में आया था, लेकिन उसमें कई बार पूर्ण और आंशिक संशोधन होते रहे और वर्तमान जो संविधान है वो 18 अप्रैल 1999 को अस्तित्व में आया। यानी यह एक लिखित और निर्मित संविधान है। दूसरी विशेषता है शक्ति का विभाजन। जब हम स्विट्जरलैंड के संविधान को देखते हैं तो वहाँ के जो संघ है जिसे हम राज्यमंडल कहते हैं उसके और उसकी इकाइयाँ जिन्हें हम कैंटन कहते हैं उनके मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और उस विभाजन में हम 3 तरह के प्रावधान देखते हैं। पहला यह है कि संघ की शक्तियों को परिभाषित कर दिया गया है और कुछ विशिष्ट शक्तियां संघ को दे दी गई हैं, जैसे विदेशी मामले हैं, सुरक्षा मामले हैं, दूरसंचार है। तो ये ऐसे विषय हैं जो संघ को दे दिए गए हैं। एक समवर्ती सूची का प्रावधान है, यानी एक ऐसी सूची जिसमें संघ भी कार्य कर सकते हैं, कानून निर्माण कर सकते हैं और राज्य भी कार्य कर सकते हैं, कानून निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये जो समवर्ती सूची है इस पर केंद्र को वरीयता दी गई है। वहाँ तीसरी जो सूची है उसे हम राज्य सूची नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ भारत की तरह राज्य सूची दी नहीं गई है, लेकिन वहाँ पर जो गणना और अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया है उस गणना और अवशेष के सिद्धांत के अनुसार जिन शक्तियों को संघ को दिया गया है उन शक्तियों के अलावा शेष सारी शक्तियाँ कैंटनों में
कैंटनों को प्रदान कर दी गई है, यानी कैंटनों में निहित है और कैंटन उस पर कार्य कर सकते हैं, कानून निर्माण कर सकते हैं, विधि निर्माण कर सकते हैं। एक अगली विशेषता है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। जब हम संघात्मक व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो वहाँ न्यायपालिका की सर्वोच्चता की बात आती है, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाओं में जो संविधान निर्मित होता है उस संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी न किसी संस्था को सौंपी जाती है और अधिकांश देशों में वो जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निभाई जाती है। लेकिन यहाँ स्विट्जरलैंड के संदर्भ में ये विशिष्टता है कि स्विट्जरलैंड में जो संविधान की सुरक्षा की गारंटी दी गई है वो केवल कैंटनों के संदर्भ में है, यानी न्यायालय कैंटनों के खिलाफ ही मामलों की सुनवाई कर सकता है। वहाँ की संघीय कार्यपालिका के खिलाफ वो किसी तरह की सुनवाई नहीं कर सकता। और इसका एक विशिष्ट कारण वहाँ की जो जनता है उसका दृष्टिकोण है, उनका जीवन दर्शन है कि वो निर्वाचित प्रतिनिधियों को और खुद के द्वारा निर्णय लेने को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते। अगली विशेषता यह है कि स्विट्जरलैंड की जो संसद है उसके द्वितीय सदन जिसे सीनेट कहा जाता है उसमें अमेरिका की भांति ही सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। समान प्रतिनिधित्व यूँ है कि अमेरिकी सीनेट में जहाँ प्रत्येक प्रांत से या राज्य से 2 कैंडिडेट आते हैं, उसी तरह स्विट्जरलैंड के संविधान में भी वहाँ के द्वितीय सदन के लिए प्रत्येक कैंटन से 2 प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में जो इकाइयाँ हैं जिनका अनुच्छेद 1 में उल्लेख है, उन इकाइयों में पूर्ण कैंटन भी हैं और अर्ध कैंटन भी है। इसलिए जब द्वितीय सदन में प्रतिनिधि भेजने की बात आती है तो वहाँ के पूर्ण कैंटन द्वारा 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और अर्ध कैंटन द्वारा 1 प्रतिनिधि भेजा जाता है। स्विट्जरलैंड के संविधान में इस दृष्टि से भी संघात्मक व्यवस्था है कि वहाँ की जो इकाइयाँ हैं, कैंटन हैं, उनको संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। जब तक किसी संशोधन को आधे से अधिक राज्यों की जो इकाइयाँ हैं या आधे से अधिक कैंटनों के द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है, तब तक स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन प्रभावी नहीं होता है। एक और विशेषता स्विट्जरलैंड के संविधान की है और वो यह है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है उसके तहत विश्व का एकमात्र स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जिसमें तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वो संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। भारत में संघात्मक व्यवस्था है लेकिन इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहीं स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था है और वहाँ तिहरी नागरिकता का प्रावधान है और उस तिहरी नागरिकता का भी एक क्रम निर्धारित है जिसमें सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटीज की नागरिकता होती है, फिर कैंटनों की नागरिकता होती है और अंत में आती है प्रांतों की अंत में आती है संघ की नागरिकता। यानी संघ तभी नागरिकता प्रदान करेगा जब कोई व्यक्ति म्यूनिसिपैलिटी और कैंटन की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। इस तरह से स्विट्जरलैंड के संविधान में जो नागरिकता है उसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है और इसीलिए बहुत से मामलों में जो वहाँ के नागरिक हैं उनको संघ से स्वतंत्र भी माना जाता है, क्योंकि वो कानूनों में तो बंधे होते हैं लेकिन वहाँ का संविधान उन्हें बहुत सारे अधिकार प्रदान करता है। स्विट्जरलैंड के संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था को द्योतित करने वाले जो तत्व मैंने गिनाए हैं
उन तत्वों में एक खास बात यह है कि वहाँ की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो पाई जाती है उसका कारण यह है कि वहाँ पहली बात तो यह है कि जो संघ है उसको कैंटनों के या राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है। और जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में प्रावधान यह है कि वो जैसे प्रांतों का संविधान प्रांत खुद बना सकते हैं, लेकिन संविधान में 3 शर्तें रखी गई हैं जिनका पालन करना संविधान निर्माण के समय जरूरी है। और इस तरह से वो जो संविधान बनेगा प्रांतों का वो केंद्र के अनुकूल होना चाहिए, संघ के अनुकूल होना चाहिए, गणतंत्रात्मक होना चाहिए और उस संविधान के निर्माण में जनता की भागीदारी हो और जनता को संविधान में संशोधन का अधिकार हो। इस तरह की जो 3 शर्तें हैं वो भी ये द्योतित करती हैं कि कहीं ना कहीं इकाइयां हैं उनके ऊपर संघ को कुछ प्रभुत्व प्राप्त है। और इसीलिए डुप्रिज महोदय ने कहा है कि स्विस संविधान संघ को कैंटनों का शिक्षक और निरीक्षक बना देता है। यानी जो कैंटन है उनके लिए संघ एक शिक्षक का और निरीक्षक का कार्य करता है। इतना होने के बावजूद स्विट्जरलैंड के संविधान में जो इकाइयां हैं जिन्हें कैंटन कहा जाता है उनकी भूमिका नगण्य नहीं है, क्योंकि वहाँ के संविधान में उन्हें स्विस संघ की सार्वभौम इकाइयां कहा गया है। और ब्रुक्स महोदय के अनुसार प्रत्येक कैंटन सक्रिय राजनीतिक जीवन का केंद्र है। इसी तरह बोरियोर, एक विद्वान है बोरियोर, जिन्होंने ये कहा है कि स्विस कैंटन वे छोटे छोटे राज्य हैं जिनकी एकमात्र सतत आकांक्षा रहती है कि वे अपने राजनीतिक संगठन को पूर्ण करें और अपनी प्रजातांत्रिक संस्थाओं का विकास करें। इस तरह से हमने देखा है कि स्विट्जरलैंड में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो एक अनोखी शासन व्यवस्था है। उसकी कुछ बातें भारतीय संविधान या भारत की संघात्मक व्यवस्था से मेल खाती हैं और कुछ व्यवस्थाएं अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था से मेल खाती हैं और कुछ अनूठी विशेषताएं भी हैं जो केवल स्विट्जरलैंड में ही पाई जाती हैं। धन्यवाद।